हेलो एवरीवन, आज डेट है 11 सितंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि गोबी डेजर्ट को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपोर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कारासी को लेकर के, तो कारासी को अगर हम मैप में व्यू करें, कारासी एक मार्जिनल सी है जो रशिया के नॉर्दर्न पार्ट पर लोकेटेड है। कारासी वेस्टर्न पार्ट पर बेरेंट सी से सेपरेट होता है और ईस्टर्न पार्ट पर लेप्टिव सी से सेपरेट होता है। अगर हम ओवरव्यू डिस्कस करने की कोशिश करें तो कारासी, बेरेंट सी और लेप्टिव सी जो है वो आर्कटिक ओशियन के ही एक्सटेंशन के रूप में माने जाते हैं। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। 2023 में अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं और आपको लगता है कि रेगुलेटरी आपके लिए एक मेजर इशू है, जो डेली बेसिस पर आप जो टारगेट डिसाइड करते हैं उनको आप कंप्लीट नहीं कर पाते, या फिर टारगेट डिसाइड करने में आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि किस तरीके से डेली बेसिस पर अपने सिलेबस को हम डिवाइड करें कि प्रीलिम्स से पहले हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट भी हो जाए, रिविजन भी हो जाए, स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों इंटीग्रेटेड फॉर्म में हम प्रिपेयर भी कर पाए। तो आपके लिए ये मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसमें जो हमारे मेंटोर हैं वो आपको सिलेबस को इसी अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं कि प्रीलिम्स से पहले आपका सिलेबस जो है वो एक तरीके से आप कंप्लीट भी कर लो, रिवाइज भी कर लो, एमसीक्यू बेस्ड जो प्रिपरेशन है, जो आपकी एक तरीके से प्रैक्टिस है, वो भी हो जाए। तो आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेंटोरशिप प्रोग्राम का लिंक अवेलेबल है, वहां जाकर के इसके अदर फीचर्स को आप डिस्कस कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा हमारे टारगेट 2023 को अचीव करने में, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है फ्रंट पेज पर, और न्यूज़ रिलेटेड है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की मीटिंग को लेकर के। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्या है, पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी मई 2022 की बात है, यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने लॉन्च किया ये इनिशिएटिव, और इसमें उन्होंने फोकस किया कि इंडो पैसिफिक वाले रीजन में जो भी कंट्रीज हैं वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब सभी कंट्रीज, इंडो पैसिफिक वाले रीजन में जो भी कंट्रीज हैं उनके लिए प्रोग्राम, ये इनोवेशन जो है वो एक तरीके से ओपन है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में इसमें 14 कंट्री जो है उसके मेंबर हैं, और यहाँ पर फर्स्ट इसकी मीटिंग हुई है, डिस्कशन हुआ है कुछ पॉइंट्स को लेकर के। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो फ्रेमवर्क है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसमें स्पेसिफिक 4 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन या 4 पॉइंट्स के ऊपर वर्क होगा। जिसमें सबसे पहला अगर हम बात करें तो फेयर एंड रिजिलियंट ट्रेड के ऊपर, दूसरा है बात करें तो सप्लाई चेन रिजिलियंस के ऊपर, थर्ड पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी एंड डीकार्बनाइजेशन, एंड फोर्थ है टैक्स एंड एंटी करप्शन। तो इंडिया जो है, इंडिया ने इन 4 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स के ऊपर एग्री किया है, जिन जिन पॉइंट को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन हुआ होगा। लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट है फेयर एंड रिजिलियंट ट्रेड, इसके ऊपर एग्री नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पर एक तरीके से अगर हम बात करें तो इंडिया के अलावा साउथ एशिया कंट्री से अलग, साउथ एशिया रीजन से और कंट्रीज भी इस फ्रेमवर्क में शामिल हैं, और उनके नेम यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो उनके नेम है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान। उन सभी ने जो भी ट्रेड को लेकर के जो भी डिक्लेरेशन हुई है उन सभी के ऊपर एग्री किया है, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर एग्री नहीं किया है। हालांकि इंडिया ने कोई साइन नहीं दिए है इस तरीके के कि इस फ्रेमवर्क से वो अपने आप को बाहर कर लेंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो इंडिया ने इसी तरीके से आरसीईपी जो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप था जिसमें कि स्पेसिफिक एशिया के जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर फोकस किया जा रहा था कि जो ट्रेड है उनको लेकर के हम डिस्कशन करें। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसको 2020 में साइन किया गया, जिसमें यूएस को ट्रांसफर करके आप जो है चाइना को इंस्टॉल कर दीजिए, और स्पेसिफिक जो मैक्सिमम पार्ट है इस फ्रेमवर्क के, वो जो कंट्रीज हैं वो भी आरसीईपी के पार्ट थे। तो यहाँ पर क्या हुआ
कि इंडिया ने काफ़ी लंबे टाइम तक डिस्कशन किया, लेकिन ट्रेड को लेकर के जो भी बेसिक पॉइंट्स थे उनके ऊपर एग्री नहीं हो पाया इंडिया, इसलिए इंडिया ने अपने आप को इस ऑर्गेनाइजेशन से, इस फ्रेमवर्क से बाहर कर लिया था। तो अब यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन उठे हैं कि क्या इंडिया जो है वो IPF जो नया फ्रेमवर्क है उससे भी अपने आप को बाहर करेगा। तो इंडिया ने बोला है कि देखो, एक पॉइंट के ऊपर जो भी हमारे डिस्कशन थे, क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर ये लग रहा था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको सपोर्ट करने के लिए काम नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर हमारे जो ट्रेड मिनिस्टर हैं उन्होंने स्पेसिफिक पॉइंट ये रखे कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और डेवलप्ड कंट्रीज ने जिस तरीके से उनकी वजह से पॉल्यूशन इंक्रीज हुआ है, तो उसका एक इफेक्ट वैसे ही डेवलपिंग कंट्रीज को देखने को मिल रहा है। तो स्पेसिफिक फोकस किया जाना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, ताकि वो भी अपना अपग्रेडेशन, अपना ग्रोथ जो है वो डिसाइड कर सके। तो इन पॉइंट्स को लेकर के यहाँ पर कुछ जो पॉइंट ऐसे हैं जिनको लेकर के रिजल्ट नहीं हुआ है डिक्लेयर, कि जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर एग्री होना चाहिए था उनके ऊपर इंडिया ने यहाँ पर एग्री नहीं किया है। अब देखो, ये जो IPF फ्रेमवर्क जो है ना, इंडो पैसिफिक, यहाँ देखिए, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, मतलब इकोनॉमी को टारगेट करते हुए एक फ्रेमवर्क जो है वो इनिशिएट किया गया था। तो एनालिस्ट ये मानते हैं कि 2016 में जो एक पार्टनरशिप साइन हुई थी जिसको बोलते हैं ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है, जिसके लेकर के 2017 में US ने, जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने इस पार्टनरशिप से अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप क्या है, अगर हम यहाँ पर मैप के थ्रू व्यू करने की कोशिश करें तो ये जो इमेज है ये तो है IPEF, जिसमें 14 कंट्रीज है प्रेजेंट टाइम में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पैसिफिक जो ओशियन है उसके रिम एरियाज में, और यहाँ पर इंडिया जो है, इसके अलावा फिजी जो कंट्री है जो साउथ पैसिफिक ओशियन का एक आइलैंड नेशन है, वो भी इसका पार्ट है IPEF का। तो ये तो 2022 में इनिशिएट किया गया। और इसके अलावा अभी हम बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की। तो जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो है उसमें 12 कंट्रीज थे, और इन 12 कंट्रीज में जो मैक्सिमम जो कंट्रीज थे वो यहाँ पर जो पैसिफिक ओशन का जो रिम एरिया है वो जो कंट्रीज थे वो इसके पार्टनर थे। तो US ने इसको विड्रॉ कर लिया था, अपने आप को इससे विड्रॉ कर लिया था। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो IPF ऑर्गेनाइजेशन है या IPF फ्रेमवर्क है, इसको लेकर के बोला जा रहा है कि एक तरीके से ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का ही एक अल्टरनेट खोजने की यहाँ पर US ने एक तरीके से इनिशिएट किया है। नेक्स्ट अभी हमने डिस्कस किया कौन से फ्रेमवर्क के बारे में, हमने डिस्कस किया RCEP के बारे में, जिससे इंडिया ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। तो ये है RCEP, जिसमें अभी प्रेजेंट टाइम में 15 कंट्रीज हैं। एक तरीके से अगर हम बात करें तो एशिया की जो कंट्रीज हैं उनके बीच में फैला फर्स्ट टाइम पर ऐसा एक ट्रेड को लेकर के स्पेसिफिक इस तरीके का जो कमिटमेंट है या पार्टनरशिप है, जिसमें ट्रेड को लेकर के डिस्कशन और ट्रेड को लेकर के बहुत सारे इनिशिएटिव यहाँ पर लॉन्च करने की कोशिश की गई है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स है, आपको क्लियरली पता होना चाहिए और स्पेसिफिक आपको इसके ऊपर फोकस होना चाहिए कि कौन से फ्रेमवर्क में, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया उसका पार्ट है या नहीं है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी 2021 का, अगर आपने 2022 का UPSC प्रीलिम्स का पेपर आपने देखा होगा तो क्वेश्चन पूछे गए थे और उसमें इस तरीके से पूछा गया था, ऑर्गेनाइजेशन के नाम देकर के पूछा गया था कि इंडिया इनका पार्ट है या नहीं है, इंडिया इनका मेंबर है या नहीं है। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन आप डिस्कस करो, कुछ भी आप डिस्कस करो, अगर उसका इंडिया पार्ट है तो स्पेसिफिक इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर न्यू अडॉप्शन पॉलिसी को लेकर के है। तो यहाँ पर सबसे पहले केस के बारे में बताया गया है कि अहमदाबाद की एक विमेन जो है उन्होंने अप्लाई किया कि उनको बच्चा जो है वो अडॉप्ट करना है। तो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी का जो पोर्टल है उसके ऊपर 2019 में उन्होंने अप्लाई किया और 2022 जून में जाकर के उनको अप्रूवल मिला कि हाँ, एक 7 मंथ ओल्ड गर्ल जो है वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जो भी ये अडॉप्शन का जो प्रोसीजर है वो कोर्ट के थ्रू कंप्लीट होने वाला था, लेकिन अभी हमारी जो कंट्री है उसमें कुछ नए अमेंडमेंट लाए गए अडॉप्शन पॉलिसी को लेकर के, और उसमें ये चीज़ें रिक्वायरमेंट की गई कि आपको कोर्ट के थ्रू प्रोसीजर होने के बाद में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके पास में कंप्लीट फाइल जाएंगी और वो इसके ऊपर जो है सबसे लास्ट में अप्रूवल देगा। तो अभी
ये जो नए रूल जो है अडॉप्शन पॉलिसी को लेकर के वो 1 सितंबर से इम्प्लीमेंट हो गए हैं। तो अब यहाँ पर इस केस में बताया गया है कि हो सकता है जिस काम को लेकर के उनको एक लंबा प्रोसीजर देखना पड़ा, उसमें अब और ज़्यादा जो टाइम है वो इन्वेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक फैक्ट्स ये दे रखे हैं कि हमारे इंडिया में अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो ईयरली बेसिस पर 3500 जो बच्चे हैं उनका अडॉप्शन प्रोसीजर जो है वो 1 साल में कंप्लीट हो पाता है। और अगर हम बात करें कोर्ट में तो लगभग 1000 जो केसेस हैं वो अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के स्टेटमेंट दिए गए हैं कि देखो ये जो भी कोर्ट में जो एक लंबा प्रोसीजर पड़ा हुआ है उसको काउंटर करने के लिए उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कोशिश की गई है, ताकि डीएम तक जब पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का प्रोसीजर आएगा तो कोर्ट में जो केसेस हैं वो धीरे धीरे एक तरीके से सॉल्व होते रहें और फिर डीएम जो है उसके ऊपर अपना जो एप्लीकेबिलिटी है वो इन्वॉल्व करते रहे। तो यहाँ पर कारा जो है उसको लेकर के हम कुछ बेसिक फैक्ट डिस्कस करेंगे। कारा जो है, यहाँ देखिए कारा सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ये जो एजेंसी जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर ये आती है। हमारे इंडिया के जो बच्चे हैं उनके अडॉप्शन को लेकर के एक नोडल एजेंसी का रोल प्ले करती है कारा। अगर हम बात करें तो ये इन कंट्री मतलब हमारे कंट्री में या फिर इंटर कंट्री दूसरे कंट्री में भी अडॉप्शन को लेकर के प्रोसीजर काम कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है। तो उसके लिए एक तरीके से उस प्रोसीजर को रेगुलेट करना, उसको मॉनिटर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कारा बॉडी। अब ये जो इंटर कंट्री वाला जो रोल प्ले करती है ना कारा बॉडी, वो हेग कन्वेंशन के जो भी प्रोविजन है उनके बेसिस पर करती है। हेग कन्वेंशन क्या है? 1983 में हेग कन्वेंशन जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था और इसमें 16 ईयर ओल्ड के जो बच्चे हैं मतलब 16 साल से कम के जो बच्चे हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। बहुत बार ये देखने को मिलता है कि बच्चों को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफर करके उनका जो भी प्रोसीजर है उसको वायलेट करके सारा काम किया जाता है। तो इन सारे प्रोसीजर को, इन सारे इश्यूज को रेगुलेट करने के लिए काम करता है कारा बॉडी इंटर कंट्री पॉइंट को लेकर के। तो एक कारा बॉडी से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज है पेज नंबर 7 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है इसमें देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी यूके की नई प्राइम मिनिस्टर बने हैं लिज ट्रूस, तो उनको एक तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट किया है और इंडिया और यूके के जो रिलेशन हैं उनको मेंटेन करने के लिए भी बोला है कि जल्दी जो वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनको लेकर के इंडिया जो है वो डिस्कशन करेगा कि हमारे बायलैटरल जो टाइज हैं उनको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे इशू हैं इंडिया को, जैसे कि अगर हम बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रोड मैप 2030 ए मल्टी डायमेंशनल फ्रेमवर्क फॉर further engagement between the two countries according the MEA readout. They also discussed a free trade deal currently being hammered out, defense and security as well as people to people ties. मतलब इन सारे पॉइंट्स को लेकर के इंडिया जो है वो डिस्कशन करेगा। 2030 तक हमने इम्प्लीमेंटेशन करने का टारगेट रखा है। तो अभी नई प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ पर बनी है इनको लेकर के एक तरीके से न्यू विश या न्यू होप रखी गई है कि जल्दी इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हो सकता है। हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो कुछ नई एक्सरसाइज को लेकर के यहाँ पर लद्दाख प्लेट्यू वाले रीजन में उन्हें रिव्यू करने की कोशिश की है, पर्वत प्रहार, और इसको वो रिव्यू कर रहे हैं। इसमें जो भी नए वेपन हैं हमारी आर्मी में उन सभी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर देखो हमारी जो प्रियम्बल है उसमें कुछ वर्ड्स को इंसर्ट किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, और वो वर्ड है सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। तो इसको लेकर के पिटीशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो वर्ड हैं जो हमारी जो प्रियम्बल है उसमें जो इंसर्ट किए गए थे उसको रिमूव किया जाए। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारी प्रियम्बल, और जो भी ये वर्ड हैं इनको लेकर के कुछ बेसिक फैक्ट हम डिस्कस करेंगे। इसमें ये पिटीशन में बोला गया कि देखो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर हैं वो चाहते थे कि हमारी जो पॉलिटी है वो सेक्युलर रहे, इसीलिए क्लियरली कोई भी वर्ड जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट नहीं किया गया था। तो ये जो बाद में जो इंसर्ट किया गया है इसको यहाँ से रिमूव किया जाए। तो प्रियम्बल को अगर हम व्यू करें तो आपको
याद होनी चाहिए। हमारी जो प्रियम्बल है क्लियरली एक एक वर्ड आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मेंस में जो आपके आंसर होते हैं उनमें आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें तो इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्पेसिफिक हमारे फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, हमारे डीपीएसपी को लेकर के, हमारे प्रियम्बल जो है ये स्पेसिफिक और हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, इनके एक एक पॉइंट जो है आपको क्लियर होने चाहिए। बहुत सारे आपके आंसर्स में ये आपको हेल्प करते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें तो एसडीजी गोल्स जो हैं वो भी आपको क्लियरली ध्यान में होने चाहिए। बहुत सारे आंसर्स, जैसे हेल्थ को लेकर के आंसर आया तो आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं कि जैसा कि हमने एसडीजी गोल्स में डिक्लेयर भी कर रखा है और जल्दी हम इसको अचीव करने की कोशिश भी करेंगे। तो एक पॉजिटिव वे में जब अपना आंसर आप कंप्लीट करते हो तो आपका जो आंसर है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लुक में दिखाई देता है। तो ये सब कुछ जो है हमें कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हमारे प्रियम्बल में ये वर्ड जो है इंसर्ट किया गया है, मतलब हमारी जो आइडियोलॉजी है वो शो करती है कि हम इन टर्म को एक तरीके से प्रिवेंट और प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल की अगर हम बात करें तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। देखो, एक बार तो इस तरीके का क्वेश्चन आ गया था कि इन टर्म्स से में ये देकर के पूछ लिया गया था कि इनके प्रीफिक्स में कौन कौन से हैं। तो क्लियरली इनका जो सीक्वेंस है वो आपको याद होना चाहिए। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, इनमें आगे कौन कौन से वर्ड लिखे हुए हैं। जैसे जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, मतलब जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो जो हमारी पॉपुलेशन है उसको दिया जाएगा। लिबर्टी में थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ओके, ये 5 वर्ड हैं। इक्वलिटी में इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो 3 वर्ड जो हैं वो हमारे प्रियम्बल में बाद में इंसर्ट किए गए थे, जिसमें 2 तो हमने डिस्कस किए, सोशलिस्ट, सेक्युलर, और एक वर्ड है इंटीग्रिटी। इसको एक तरीके से क्या लाया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रियम्बल में बाद में इंसर्ट किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। ये एक ही अमेंडमेंट किया गया है प्रियम्बल में। तो क्वेश्चन ये उठता था पहले कि क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। पहले बहुत सारे केसेस में ये बोला गया कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सबसे पहले प्रियम्बल को फॉलो किया था, और प्रियम्बल जो है वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है। तो ये बोला जाता था कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस में इसको अप्लाई किया गया और इसको माना गया कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो अमेंड तो किया जा सकता है, तो इसलिए इसको अमेंड किया गया और एक बार ही अमेंड किया गया है। अब यहाँ पर प्रियम्बल जो है वो उसको देख करके आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात रखी तो उन्होंने एक आउटलाइन बनाई। आउटलाइन मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया कि अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट में इस तरीके की गवर्नमेंट रखेंगे, स्टेट में इस तरीके की रखेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए कि हम ह्यूमन के पीस के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए काम करेंगे, कंट्रीज में जो भी रिलेशन है उनको मेंटेन करने की कोशिश करें। मतलब आउटलाइन बनाई कि इंडिया जो है उसको हम रिपब्लिक रखेंगे, सॉवरेन रखेंगे, इन सभी के बारे में। तो ये जो आउट स्ट्रक्चर जो था इसको बोला गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया तो इसको 22 जनवरी 1947 को इसको पास भी कर दिया गया। और इसी का चेंजिंग फॉर्म है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का एक तरीके से जो आउट स्ट्रक्चर हमने बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशन की उसका कोई भी काम नहीं रहा, तो उसी को चेंज फॉर्म में हमने प्रियम्बल के रूप में इंसर्ट कर लिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लिया। तो ये प्रियम्बल की हिस्ट्री है। अब प्रियम्बल से हमें ये बातें पता चलती हैं कि सबसे पहली बात ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो अथॉरिटी है वो लोगों के पास है। पहली बात तो ये पता चलती है क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने अडॉप्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, ऐसा प्रियम्बल में हमें शो होता है। दूसरी बात हमें ये पता चलती है कि हमारे इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है। तो हमारा इंडिया कैसा है? सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। ये बात हमें प्रियम्बल से पता चलती है। और तीसरी पॉइंट हमें ये पता चलता है कि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अश्योर की जाएंगी। तो जस्टिस दिया जाएगा, लिबर्टी दी जाती है, इक्वलिटी दी जाएगी और फ्रेटर्निटी जो है उसको प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी।
ठीक है, तो ये क्या पता चलता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है उनको ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड करनी है। और फोर्थ हमें पता चलती है डेट के बारे में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कब अडोप्ट किया था, तो 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को। तो ये 4 पॉइंट जो है वो हमारी प्रीएम्बल से हमें बातें पता चलती हैं। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए, ध्यान में होना चाहिए आपको एक एक बात जो है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहां देखिए पेज नंबर 9 पर। हाँ देखो, मध्य प्रदेश स्टेट जो है वो पहला ऐसा स्टेट बना है जिन्होंने सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी को लेकर के वो एक ड्राफ्ट लेकर के आए हैं। उन्होंने ये जो रिपोर्ट है, गवर्नमेंट ने जो ये रिपोर्ट है वो एक्सपर्ट्स के थ्रू ये जो रिपोर्ट है उसको प्रिपेयर किया है, और जिन जिन पॉइंट्स को लेकर के इशू बना हुआ है उन सभी को यहाँ पर रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो एक सुसाइड जो एक काफ़ी ज़्यादा केसेज इनके इंक्रीज होते जा रहे हैं उसको प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर देखो जो अफगानिस्तान कंट्री है उसकी कंडीशन को शो किया गया है। अफगानिस्तान कंट्री जो है उसमें काफ़ी कुछ बदला नहीं है, सेम कंडीशन बनी हुई है। वहाँ की जो भी चिल्ड्रन हैं, वहाँ की जो भी गर्ल्स हैं, उनके जो भी इशू हैं वो सेम बने हुए हैं। गर्ल्स की एजुकेशन को लेकर के आज भी इशू बने हुए हैं। गर्ल्स की जो भी स्कूल हैं उनको वहाँ पर क्लोज करवाने की कोशिश की जाती रही है। दूसरा, विमेन का जो जॉब में जो वर्किंग प्लेस पे जो पार्टिसिपेशन था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। मतलब जिन पॉइंट्स को लेकर के एक तरीके से एग्री हुआ था तालिबान कि इन सारे पॉइंट्स के ऊपर काम किया जाएगा, उन सारे पॉइंट्स मतलब 1996 से 2001 के टाइम में जब उनका रूल्स एंड रेगुलेशन था और जिन्हीं पॉइंट्स को लेकर के इशू था उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर भी आज भी काम किया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साइंस पेज पर, और यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट जो इशू है उसके बारे में बोला गया है कि किस तरीके से हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म है, ये आपको पता होना चाहिए कि IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसकी डेफिनेशन ये है कि अगर 1 घंटे में 100 mm ऑफ रेनफॉल देखने को मिले और लगभग 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, ठीक है, स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में 1 आवर में 100 mm रेन अगर देखने को मिले तो इस फिनोमिना को बोलते हैं क्लाउड बस्ट। ठीक है, अब इस रेनफॉल में क्या होता है कि 100 लीटर फॉर एवरी स्क्वायर मीटर, मतलब एक 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर का जो हमने एरिया की डिसाइड किया है उसमें एवरी स्क्वायर किलोमीटर में 100 लीटर रेन होती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बल्क में जो वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी हो जाती है और एक तरीके से फ्लड जैसी सिचुएशन या अदर एक्टिविटीज़ क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इस तरीके के इशू ज़्यादातर अगर हम देखें तो जो रस्ट रेन होते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में हिमालय, वेस्टर्न घाट वाला रीजन और नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो पार्ट है, हिली स्टेट जो है इंडिया के, वहाँ पर ये इशू देखने को मिलते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो साउथ वेस्ट जो मानसून है उस विंड की वजह से इस तरीके से हैवी अमाउंट में जो मॉइस्चर है वो देखने को मिलता है और इस तरीके की जो एक्टिविटी है वो अचानक एक तरीके से कुछ ही टाइम में जो है इस तरीके की एक्टिविटी जो है वो हो जाती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो सैटेलाइट्स हैं वो इस तरीके की फिनोमिना को डिटेक्ट करने में अपने आप को एक तरीके से मतलब डिटेक्ट नहीं कर पा रही हैं इस तरीके के फिनोमेना को। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरीके के लिए जो भी क्लाउड ड्रॉपलेट्स जो हैं उनकी मूविंग ड्रॉपलेट्स को एक तरीके से हमें मॉनिटर करने के लिए जो रडार्स हैं जो उनको हमें इंस्टॉल करना होगा। हालांकि जो रडार्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, लेकिन इसके ऊपर फोकस हमें करना होगा क्योंकि इस तरीके के जो इशू हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, आप सभी को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके की टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है कि जिसके थ्रू जो ब्रेन है उसकी मैपिंग की जा सके और उसके थ्रू फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने में काम किया जा सके। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए कोई एक तरीके से दवाई नहीं है, एक मेडिसिन नहीं है कि डायरेक्टली वो क्या करे, जो भी ओबेसिटी है उसको कंट्रोल कर ले। प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो ओबेसिटी काफ़ी बड़ा इशू बनता जा रहा है, इसीलिए ये रिसर्च किया जा रहा है कि ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे और इसके लिए एक प्लांट से, तो यहाँ पर एक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ गार्निकोल, ए मॉलिक्यूल नेचुरली फाउंड इन गार्निशिया इंडिका फ्रूट रिंड,
ओके, कोकुम जो है उसमें मिलता है, उसमें नेचुरली इसको हटाया जाएगा, उसको इंस्टॉल किया जाएगा और मेडिसिन के रूप में प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो ओबेसिटी एक इशू है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्थ डिजीज इंक्रीज होती जा रही है, उनको काउंटर किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 12 पेज FAQ पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, अभी केरला में एक इशू देखने को मिला और 12 साल की जो लड़की है उसकी रेबीज की वजह से डेथ हो गई। तो रेबीज जो इशू है उसको यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। देखो, हमारे इंडिया में अभी रेबीज को टारगेट करने के लिए जो वैक्सीन है वो काम करती है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो वो एक वन शॉट वाली वैक्सीन नहीं है। इसको एक लंबे प्रोसीजर में 3 दिन में, 7 दिन में, 21 दिन में इस तरीके से इसकी डोज दी जाती है और तब जाकर के रेबीज को टारगेट किया जाता है। रेबीज एक डिजीज है जो वायरसेस की फैमिली से बिलोंग करती है और वो वायरस हैं लीजा वायरसेस एंड फाउंड इन ए रेंज ऑफ मैमल्स। ये जो वायरस जो होता है वो किसी भी ह्यूमन बॉडी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको टारगेट करता है और इट इज़ नियरली 100% फेटल टू द होस्ट एनिमल इफ इट सक्सीड्स इन इन्फेक्टिंग इट। मतलब अगर रेबीज वायरस से वो मैमल जो है वो इफेक्टेड है और उसने बाइट कर लिया, तो इसमें देखने को मिलता है कि जो बॉडी अगर उसमें बाइट जो है वो इस तरीके से अटैक किया है तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो इससे इफेक्ट होता है। मैक्सिमम हम देखते हैं कि कैट टू क्रोकोडाइल, ये सारे जो एनिमल हैं वो इस वायरस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हमारी कम्युनिटी या सोसाइटी में अगर हम देखें तो इन्फेक्टेड डॉग और कैट के द्वारा ही ये जो डिजीज है वो बहुत ज़्यादा फैलती है। तो यहाँ पर इशू ये है कि हमारे इंडिया में अभी प्रेजेंट टाइम में प्रॉब्लम ये है कि देखो, अगर हम बात करें तो रेबीज के केसेस तो हैं, इंडिया ने इसको एलिमिनेट करने के लिए टारगेट भी लिया है। 2021 में हमने नेशनल एक्शन फ्रेमवर्क भी बनाया कि रेबीज को हमें खत्म करना है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में ओवरऑल इंडिया में अगर हम देखें तो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी है। दूसरा, अगर हम बात करें तो रेबीज़ के जो इश्यूज हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को भी मिलते हैं, तो इसके लिए हमें एक बेसिक फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए। रेबीज़ की जो वैक्सीन है उसको इस तरीके से डेवलप किया जाना चाहिए कि वन शॉट में जो है वो एप्लीकेबल हो सके। दूसरा, हमने एलिमिनेट करने की जो कोशिश की है, नेशनल एक्शन प्लान जो बनाया है उसमें अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर भी इसको लेकर के टारगेट करने की कोशिश की गई है और इंडिया ने भी इसको लेकर के टारगेट किया है कि हाँ, हम जो है इसको 2030 तक खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर नेशनल एक्शन फॉर प्लान, तो देखो क्या हो सकता है कि मैक्सिमम हम देखते हैं कि डॉग और कैट की बाइट से ये देखने को मिलता है। तो अगर इस तरीके की वैक्सीन डेवलप की जाए कि जो इन मैमल्स को ही, डॉग और कैट या जो भी मैमल्स इस तरीके को स्प्रेड करते हैं इस वायरस को, उसको ही अगर हम क्या कर दें, उनकी ही इम्यूनिटी को हम बूस्टअप करें, तो ये जो इशू है उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके की वैक्सीन डेवलप करने के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि डॉग और कैट को जो है उनका ही क्या हो सके, उनका ही वैक्सीनेशन जो प्रोसीजर है वो करवाया जा सके, ताकि इस प्रॉब्लम को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो अभी G7 कंट्रीज ने ये एक प्रोसीजर निकाला है कि रशिया के ऊपर, रशिया का जो ऑयल है उसको लेकर के हम एक कैप डिसाइड करेंगे कि ये जो है आपके ऑयल का ये प्राइस होना चाहिए, और अगर उससे ज़्यादा प्राइस पर रशिया ऑयल बेचने की कोशिश करेगा तो हम उसको नहीं खरीदेंगे। ठीक है, इसी कैप के अंडर ही, या तो इससे कम प्राइस पर या इस कैप पर हम खरीदेंगे। तो यहाँ पर G7 कंट्रीज में अगर हम देखें तो US, कनाडा, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूरोपियन यूनियन भी इसमें सपोर्ट कर रहा है। इंडिया, चाइना, इनका सपोर्ट लेने की भी कोशिश की गई, लेकिन इंडिया ने तो देखो पहले ही अपने लेवल पर उन्होंने स्पेसिफिक टारगेट किया है कि हमारी कंट्री का भला होना चाहिए, हम तो उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर जो है, तो जब क्वेश्चन किया गया G7 कंट्रीज से कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि देखो हम रशिया का जो ऑयल है उसकी क्वांटिटी को कम नहीं कर रहे हैं, हम उसका प्राइस डिसाइड कर रहे हैं कि ये जो एक्सट्रीम लेवल पर इंक्रीज हुआ है प्राइस, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मनी मिल रहा है रशिया को, और रशिया को मनी मिल रहा है, उसका रशिया इन्वेस्ट कर रहा है वॉर जैसी सिचुएशन में। तो रशिया की इकोनॉमी को काउंटर किया जा सके, रशिया को काउंटर किया जा सके, इसके लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिया की, तो देखो इंडिया जो है वो रशिया के ऑयल फील्ड जो हैं उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो रशिया ने, US ने जिस तरीके से ईरान और वेनेजुएला के ऊपर अपने जो रिस्ट्रिक्शन लगाए थे 2017-18 के टाइम में, उसकी वजह से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स फेस करनी पड़ी थी। तो इंडिया ने उसका अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश की है, और यही रीजन है कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन के बाद में भी इंडिया ने रशिया के साथ में जो अपना ऑयल इम्पोर्ट है उसको रेगुलर
बनाए रखा। तो इंडिया जो है अगर इन पॉइंट्स के ऊपर एग्री भी होता है, देखो ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की जा रही है ना, तो इसमें जो कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी, कोएलिशन जो ग्रुप बनेगा, तो इसमें ये होगा कि अगर कोई कंट्री रशिया के साथ में फिर डायरेक्टली अपने रिलेशन मेंटेन करता है और ये जो कैप डिसाइड की जाएगी उससे हाई प्राइस पर भी ऑयल को खरीदता है, तो यहाँ पर उस कंट्रीज के साथ में जो रिलेशन है इन G7 कंट्रीज के और जो भी इस कोएलिशन ग्रुप बनेगा उनके रिलेशन जो है वो इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इंडिया अगर इन पॉइंट्स के ऊपर एग्री होता है, कैप के ऊपर एग्री होता है, तो इंडिया जो है वो यूएस के साथ में भी कुछ एग्रीमेंट करने की कोशिश करेगा कि जो आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं ईरान और वेनेजुएला को लेकर के उनको आप रिमूव कीजिए ताकि अदर कंट्रीज अपने जो रिलेशन है वो मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल है कुशियारा रिवर को लेकर के। अभी बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया की विजिट पर, कुछ रिवर्स को लेकर के डिस्कशन हुआ। 54 रिवर जो है वो इंडिया और बांग्लादेश वाटर शेयर करते हैं इन रिवर्स का। तो कुशियारा रिवर जो है वो बराक रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है। बराक रिवर 2 रिवर कुशियारा रिवर और सुरमा रिवर में अपने आप को ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ इशू देखने को मिल रहे हैं। तो देखो कुशियारा रिवर जो है वो सर्दर्न आसाम और बांग्लादेश में फ्लो करती है, दोनों ही कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक अगर हम बांग्लादेश में देखें तो यहाँ पर जो लोग हैं वो राइस के प्रोडक्शन के लिए इस रिवर के वाटर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो बराक रिवर का मैक्सिमम जो पार्ट है जो कुशियारा रिवर में आने लग गया है, मतलब एक रिवर में कुछ डाइवर्जेंस देखने को मिला जिसकी वजह से कुशियारा रिवर में मैक्सिमम वाटर की अवेलेबिलिटी हो रही है। तो इसकी वजह से फ्लड जैसी सिचुएशन जो है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होती जा रही है। तो इन सभी को रेगुलेट करने के लिए ये कोशिश की गई है। हमारे ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारे रिवर, तीस्ता रिवर न्यूज़ में रही, कुशियारा रिवर न्यूज़ में रही, फेनी रिवर जो है वो न्यूज़ में रही। तो ये सारी जो न्यूज़ है, ये सारी जो रिवर है वो दोबारा से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें गंगा रिवर को लेकर भी एक जो कमेटी है वो बनाई गई है। 1996 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में गंगा के वाटर को लेकर के डिस्कशन हुआ था। अब 2026 में दोबारा से इसको लेकर के रिव्यू किया जाएगा। ओके, तो कुशियारा रिवर जो है वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि फ्लड को कंट्रोल किया जाए, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि राइस के प्रोडक्शन के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसका वाटर। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो नेजल वैक्सीन को लेकर के है। भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन बनाई है नेजल वैक्सीन, और इसमें नाक से या फिर मुंह के थ्रू इस वैक्सीन को इंसर्ट किया जाएगा बॉडी में। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो वैक्सीन है वो क्या किया जाता है, आपको वो इंजेक्शन के थ्रू दिया जा रहा है। तो इसमें बताया जा रहा है कि इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन दिया जाता था आपने, इसमें जो इंट्रामस्कुलर जो वैक्सीन दी जाती थी तो हमारी जो बी सेल और टी सेल जो है वो एक तरीके से अगर कोई वायरस हमारी बॉडी में इंसर्ट हो गया, हमारे ब्लड में इंसर्ट हो गया तो उसको जो है वो काउंटर कर देती थी। लेकिन हमारे माउथ और नोस्ट्रिल के थ्रू अगर कोई वायरस जो है वो इंसर्ट होता है तो उसको रोकने में सक्सेसफुल नहीं थी ये वाली वैक्सीन, सिरिंज वाली वैक्सीन। तो अभी नेजल के थ्रू और या फिर माउथ के थ्रू वैक्सीन आपको दी जाएगी, तो इसकी वजह से जो भी इशू हैं उनको सॉल्व किया जा सकेगा। ये जो मेम्ब्रेन है उसको प्रोटेक्शन देने का काम करेगी, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको प्रोटेक्ट देने का काम करेगी ये नई नेजल वैक्सीन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 13 पर और प्रोफाइल्स में रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैग्सेसे अवार्ड जो है वो इसलिए न्यूज़ में है कि केरला की हेल्थ मिनिस्टर रही थी, उनको केरला हेल्थ मिनिस्टर के सैलजा को ये अवार्ड जो है वो दिया जाने वाला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। मना करने का रीज़न ये रहा कि ये जो मैग्सेसे जो है रमोन मैग्सेसे ये फिलीपींस के थे प्रेसिडेंट, और इन्होंने अपने प्रेसिडेंटशिप के टाइम में काफ़ी ज़्यादा काम किया, लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुए इनके टेन्योर के टाइम में। लेकिन इन्होंने कम्युनिस्ट कुछ ऐसे मूवमेंट थे जिनको सप्रेस करने की कोशिश की थी, और ये जो केरला की जो हेल्थ मिनिस्टर है वो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करती है। तो उन्होंने बोला उनकी आइडियोलॉजी को सप्रेस करने के लिए जो काम किया गया वही अवार्ड जो है वो हम नहीं ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर रमन मैग्सेसे जो अवार्ड है इसकी अगर हम बेसिक फीचर की बात करें तो रोकेफेलर ब्रदर्स फंड ने सबसे पहले, एक प्राइवेट फैमिली फाउंडेशन, इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, इन्होंने सबसे पहले इसको अवार्ड को शुरुआत किया था। और इसमें एशिया में या तो कोई पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन उसको ये अवार्ड दिया जाता है जो अपने काम में
जैसे कि पब्लिक रिकॉग्निशन उनको मिली हो, जिन्होंने अपने काम में मतलब अपनी रेस, क्रीड, सेक्स, नेशनलिटी इनको ध्यान में ना रखते हुए ओवरऑल काम करने की कोशिश की हो, तो उसके बेसिस पर ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। आपका क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि हमारे इंडिया में अब तक किन किन लोगों को ये अवार्ड जो है वो दिया जा चुका है, उनके नेम जो है वो आपको ध्यान में होने चाहिए। एक रिव्यू आप कर सकते हो क्योंकि न्यूज़ में है ये अवार्ड। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।